हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक। चैप्टर का नाम है डेफिसिट फाइनेंसिंग और टॉपिक का नाम है मेजर्स टू कंट्रोल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। कि डेफिसिट फाइनेंसिंग से जो भी बुरे असर पड़ते हैं उन बुरे असर को कैसे कम किया जाए, नए नोट छापने से जो महंगाई की प्रॉब्लम हो जाती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, डेफिसिट फाइनेंसिंग इज़ लाइक अ पॉइजनस बट इफेक्टिव मेडिसिन। ये एक ऐसी दवा है जो मार भी सकती है, पॉइजन भी है, जहर भी है, मगर एक इफेक्टिव मेडिसिन भी है अगर अच्छे तरीके से ली जाए। इफ़ इट इज़ नॉट टेकन इन प्रॉपर क्वांटिटी इट कैन डू इनफ हार्म। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को अगर प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं लिया गया तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स द सेफ लिमिट्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब ये हमें सपना थोड़ी ना आएगा कि इतनी डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी है और इतनी नहीं करनी, तो इसकी सेफ लिमिट्स को पता लगाना भी बहुत मुश्किल है। इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द इफेक्ट इट हैज़ ऑन प्राइजेस। बाद में पता लगता है कि इसके प्राइजेस पे ये असर पड़ा, जिसकी वजह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये सही रही डेफिसिट फाइनेंसिंग या सही नहीं रही। If there is not much rise in prices, deficit financing will not be considered harmful. अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से, नए नोट छापने की वजह से प्राइजेस में राइज इतना ज़्यादा नहीं आया या माइन्यूट्स आया, तो हमें पता लग जाएगा कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं पड़े। द फॉलोइंग स्टेप्स आर सजेस्टेड टू सर्व एज अ सेफ गार्ड्स अगेंस्ट द बैड इफेक्ट्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। फॉलोइंग पॉइंट जो मैंने बताए हुए हैं, इनकी वजह से अगर इनको फॉलो करें तो जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है इसके जो बुरे असर हैं उनको रोका जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है अगर जो भी नए नोट छापे हुए हैं उनको डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। द मनी प्रोक्योर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग शुड बी इन्वेस्टेड इन प्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। जो भी नए नोट छापे हैं उनको इस्तेमाल करके कोई प्रोजेक्ट बनाओ, कोई स्कूल बनाओ, कोई कॉलेज बनाओ या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनाओ, कोई हॉस्पिटल बनाओ, कोई ऐसी प्रोडक्टिव काम करें जिससे हमारे देश के लोगों की या हमारे कंट्री की जो है वो क्या कहते हैं, काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, जिससे जॉब क्रिएशन हो। अगर इतने सारे नोट छाप के हम मूर्ति बना देंगे या कोई ऐसा काम कर देंगे जिसका आगे पीछे कोई है ही नहीं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो कह रहा था कि सर, फ्रेंड भी और स्टूडेंट भी है, वो कह रहा था सर वो 3,000 करोड़ की मूर्ति बनाई है वो पटेल की, तो उससे जी टूरिज्म एनकरेज होगा। मैंने कहा यार 3,000 करोड़ की मूर्ति देखने कौन जाएगा, इससे तो अच्छा हॉस्पिटल खोल लेते। हमारे इतने सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल्स ना होने की वजह से मर जाते हैं, कैंसर की वजह से मर जाते हैं, तो कोई हॉस्पिटल खोल लेते, स्कूल्स खोल लेते, कॉलेज खोल लेते। आपको पता है एडमिशन के पीछे कितनी मारामारी होती है, सीट्स बढ़ा देते, कुछ ना कुछ कर देते कि जो बच्चा करना चाहे उसको उसी में सीट मिल जाए। समझ गई बात? तो डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करें, इधर उधर मतलब ऐसे खर्चा ना करें जो इन्हीं की जेबों में जाए। समझ गई बात? नेक्स्ट, एडिशनल इनकम। If additional income due to deficit financing is collected by the government in the form of taxes and savings, there will be no fear of inflation. ऐसी जगह पे खर्च करें जहाँ पे एडिशनल इनकम जनरेट होती है, मतलब ऐसी जगह पे खर्च करें जहाँ पे जॉब क्रिएशन होती है, क्योंकि जब लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा सरकार उनसे वही पैसा इकट्ठा कर लेगी टैक्स टुक्स लगा के। समझ गए बात? तो जो फालतू पैसा इकॉनमी में आया उसमें से काफ़ी ज़्यादा तो सरकार ने वापस इकट्ठा कर लिया ना, तो एडिशनल इनकम जनरेट करेगी और सरकार उसी से टैक्स भी इकट्ठा कर लेगी। तो सरकार जो है, जो इसके इल इफेक्ट्स हैं प्राइस राइज, उसको कंट्रोल कर सकती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है जेस्टेशन पीरियड। If the funds obtained as a result of deficit financing are invested in minor projects of short gestation period, the effect of inflation will be little. तो सरकार को छोटे छोटे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए। फॉर एग्जांपल छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के छोटा सा कोई डैम बना दिया, छोटा सा कुछ बना दिया, क्योंकि जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं उस पर काम फटाफट से हो जाता है। अगर काम फटाफट से कर लेंगे, जेस्टेशन पीरियड होता है काम को शुरू करना और काम को ख़त्म करने का बीच का टाइम। अब जितना लंबा टाइम होगा उतना ज़्यादा जब महंगाई होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी बढ़ता रहेगा, और अगर प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग बढ़ेगी तो आप दिमाग से सोचो सरकार का और खर्चा होता रहेगा, और खर्चा करने के लिए सरकार और नोट छापेगी और नोट छापेगी और महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये एक चक्री सी चलती रहेगी जो नुकसानदेह हो सकती है। बट इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज़ मेड ऑन मेजर प्रोजेक्ट्स with long gestation period, that is long period between investment and दैट ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब उसको बनाने में और उसको शुरुआत करने के बीच में जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है, देन सच इन्वेस्टमेंट विल बी इन्फ्लेशनरी। तो उस इन्वेस्टमेंट को या उस प्रोजेक्ट को बनाना इन्फ्लेशनरी हो जाएगा, क्योंकि बीच बीच में प्राइजेस तो बढ़ते ही रहेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल ओवर प्राइजेस। Inflation can be checked if the government is in a position to control prices of foodstuffs and other necessities to regulate
एडिक्वेटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल। तो सरकार को क्या करना चाहिए, प्राइजेस पे कंट्रोल कर लेना चाहिए, रॉ मटेरियल के प्राइजेस को कंट्रोल करना चाहिए, जो नेसेसिटीज़ हैं उनके प्राइजेस को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि और ज़्यादा प्राइजेस इन्फ्लेट ना हो जाएं। द गवर्नमेंट शुड मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट्स फॉर द राशनिंग एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरकार को राशन के डिपो खोलने चाहिए जहाँ पे गरीबों को सस्ते में अनाज दे, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू करना चाहिए, ताकि जिसने अगर सरकार से लेना है सरकार से ले ले, मार्केट से लेना है मार्केट से ले ले हाई रेट पे। समझ गए ना बात। उससे क्या है, प्राइजेस ऑफ नेसेसिटीज़ जो हैं वो अंडर कंट्रोल आ जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल ओवर वेजेस। If wages do not increase as a result of deficit financing, there is little chance of inflation because the cost of production will not increase much. अब आप ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। जब भी प्राइस बढ़ता है तो जो लेबर यूनियंस हैं वो स्ट्राइक्स वगैरह करती हैं कि भाई प्राइस बढ़ गया, हमारी परचेजिंग पावर कम होगी और वेजेस बढ़ाओ। तो जैसे ही वेजेस बढ़ाते हैं तो वो डिमांड बढ़ा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा वेजेस होंगी तो खर्चेंगे ही। जैसे ही डिमांड बढ़ाएंगे तो फिर से प्राइस बढ़ जाएगा, फिर से प्राइस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फिर से वो वेजेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये तो विशियस सर्कल की तरह चलता रहेगा। समझ की बात। तो सरकार को वेजेस को कंट्रोल में करना चाहिए, इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ानी चाहिए। देयरफॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग विल बी सेफ। अगर सरकार अपने एम्प्लॉयज़ की, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा तनख्वाहें होगी, मैं नहीं कह रहा कि तनख्वाहें कम होनी चाहिए, मगर तनख्वाहें बढ़ाओ, मगर फ्रीक्वेंटली इतना ना बढ़ाओ ताकि मार्केट में ज़्यादा पैसा ना आए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी। सरकार को वहाँ पे पैसा लगाना है जहाँ पे अभी फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हुए। इफ़ अ कंट्री पोजेसेस अनयूटिलाइज्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी, दिस कैपेसिटी विल बी केयरफुली यूटिलाइज्ड थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन विल इंक्रीज एंड प्राइजेस विल नॉट राइज। तो ऐसी जगह पे अगर पैसे लगाएं जहाँ पे अभी अंडर यूटिलाइजेशन चल रही है, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, उसकी वजह से प्राइजेस को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है होर्डिंग। If people keep the savings as a result of increase in income, it facilitated by deficit financing in cash form, inflation can be controlled to the extent that people want to keep their savings in liquid form. तो ये भी एक तरीका है कि लोगों की जितनी तनख्वाहें बढ़ रही हैं उतनी तनख्वाहें वो पैसे में, कैश में अपने घर में सेव कर लें। अगर वो कैश में अपने घर में सेव करके रखेंगे तो मार्केट में तो पैसा आएगा नहीं, तो मार्केट में फालतू पैसा नहीं रहेगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। मगर अगर वही सेविंग वो बैंक में करते हैं तो बैंक उन्हीं के पैसे पे आगे लोन दे देगा, तो मनी सप्लाई तो कम नहीं ना हुई, मनी सप्लाई तो उल्टा बढ़ गई। तो होर्डिंग करना, पैसे को कैश में अपने घर में रखना, ये भी एक तरीका है जिसकी वजह से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में पैसा आएगा नहीं। जब मार्केट में पैसा नहीं आएगा तो फिर मनी सप्लाई कम हो जाएगी। समझ गए ना बात। नेक्स्ट आ जाता है 8th पॉइंट, कॉपरेशन ऑफ द पब्लिक। लोगों के साथ कॉपरेशन होनी चाहिए, लोग कॉपरेट करें। द सेफ लिमिट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग डिपेंड्स ऑन द कॉपरेशन ऑफ द पब्लिक। कैसे? इफ पीपल आर विलिंग टू कॉपरेट विद द गवर्नमेंट एंड बियर द बर्डन ऑफ इंक्रीजिंग टैक्सेस, इन्फ्लेशन कैन बी चेक्ड। अगर लोग सरकार से कॉपरेट करें और जो नए नए टैक्स सरकार लगा रही है वो लोग चुपचाप देते रहें, तो सरकार जो है वो एक्सेस मनी जो मार्केट में है वो टैक्स के थ्रू कंज्यूम कर लेगी। अगर सरकार के साथ लोग कॉपरेट नहीं करते, वो टैक्स की चोरी वगैरह करते हैं, अपनी इनकम शो नहीं करते या अंडर स्टेटमेंट करते हैं या कम शो करते हैं, उससे टैक्सेस कम देने पड़ेंगे, मार्केट में ज़्यादा पैसा रहेगा, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। पीपल हैव टू मेक सम सेक्रीफाइसेस। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो लोगों को भी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। Increase in income as a result of deficit financing does not necessarily increase the supply of money in the same proportion. यहाँ पे ये बताया है कि increase in income बढ़ जाए, जितना डेफिसिट फाइनेंसिंग बढ़ी है उसकी वजह से इनकम भी उतना ही बढ़ जाए, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। इफ़ द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कैन नॉट प्रिंट न्यू नोट्स नॉर कैन प्राइस राइज। सिंपल वर्ड्स में इसमें यह कहा गया है कि जैसे कि एक कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्रीज होती रहती है, जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब होता है तो एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो सेंट्रल बैंक ज़रूरी नहीं है कि वो नोट छापे। अब अगर सेंट्रल बैंक नोट छापेगा तो उससे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी ना। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को मनी सप्लाई इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि नोट छापने हैं, और भी कई तरीके कर ले, क्रेडिट करेक्शन कर ले, और ज़्यादा नोट छापेगी मार्केट में, और ज़्यादा पैसा आएगा, उसका और ज़्यादा बैंकों में जाएगा, तो और ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई किसकी? गुड्स की सप्लाई।
If the supply of goods increases along with the deficit financing, prices will not rise. अगर जैसे ही गुड्स की सप्लाई, महंगाई क्यों होती है? सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो किसी भी उल्टा बोल गया, महंगाई क्यों होती है? डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई उससे कम रह जाएगी तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी। मैं पहले उल्टा बोल गया था तो स्पीड में। तो अगर सप्लाई ऑफ गुड्स को ही बढ़ा दिया जाए, प्रोडक्शन को ही बढ़ा दिया जाए, तो प्राइसेस तो कंट्रोल में अपने आप ही आ जाएंगे ना। सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। तो सप्लाई को बढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं। या तो बाहर से सामान मंगवाना शुरू कर दो, इम्पोर्ट करना शुरू कर दो, या दूसरा तरीका हमारे वर्कर्स की अब जो कंपनीज हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ा दो ताकि वो ज़्यादा काम कर सकें। तो अगर सप्लाई ऑफ गुड्स बढ़ जाएगी तो प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सचेंज कंट्रोल। द गवर्नमेंट शुड कंट्रोल द इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी एंड अननेसेसरी गुड्स। तो गवर्नमेंट को जो लग्जरी जो गुड्स बाहर से आ रहे हैं या अननेसेसरी गुड्स आ रहे हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए। इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल शुड बी एनकरेज। तो जो रॉ मटेरियल है जो यहाँ पे बनेगा उसको एनकरेज किया जाए, और जो क्या कहते हैं जो मशीन्स हैं उनके इंपोर्ट को एनकरेज किया जाए ताकि यहाँ पे कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी हो सके। एज अ रिजल्ट, इसकी वजह से क्या होगा? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्राइजेज राइज इन प्राइस में बी चेक्ड। तो जब बाहर से मशीनें आएंगी तो यहाँ पे ज़्यादा गुड्स बनेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन को चेक किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।